प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल भारत की खोज नामक पूरक पाठ्य पुस्तक के युगों का दौर नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। आइए युगों का दौर नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद भारत किन स्थितियों से गुजरता रहा? मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद शुंग वंश प्रभुत्व में आया। उसका शासन अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे। उत्तर में काबुल से पंजाब तक भारतीय यूनानी फैल गए थे। प्रश्न नंबर 2, मेनांडर कौन था? वह किस रूप में प्रसिद्ध हुआ? मेनांडर भारतीय यूनानियों का प्रमुख था, जिसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया, पर भारतीय यूनानी हार गए। भारतीय चेतना और वातावरण से प्रभावित होकर मेनांडर बौद्ध बन गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों से उसे संत कहा गया। प्यारे बच्चों, यहाँ बुद्ध के स्थान पर बौद्ध पढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 3, कुषाण काल में बौद्ध धर्म किस प्रकार प्रभावित हुआ? यहाँ भी आप बुद्ध शब्द के स्थान पर बौद्ध पढ़ें। उत्तर देखिए। कुषाण काल आते आते बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान। इन दोनों के बीच मतभेद उभरने लगे। बड़ी बड़ी सभाओं में इन पर विवाद आयोजित किया जाने लगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए। नागार्जुन कौन थे? उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए क्या किया? नागार्जुन ईसा की पहली शताब्दी के विशिष्ट व्यक्ति थे, जिनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के ही बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में हीनयान की विजय हुई। प्रश्न नंबर 5 देखिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और क्यों? प्यारे बच्चों, गुप्त साम्राज्य के वंशज समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का काल अत्यंत सुसंस्कृत, शक्तिशाली और समृद्ध था। इस काल में साहित्य और कला के क्षेत्र में भारत ने बहुत उन्नति की। प्रश्न नंबर 6 देखिए। दक्षिण में मौर्य साम्राज्य के सिमट जाने पर भी वह किस तरह फलता फूलता रहा? मौर्य साम्राज्य के सिमट जाने पर भी दक्षिण भारत बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार का केंद्र बना रहा। यहाँ दूर दूर के देशों से व्यापारी जहाज पर माल पहुंचाया करते थे। हाँ, यूनानी बस्तियां और रोम के सिक्के भी यहाँ पाए गए। प्रश्न नंबर 7, उत्तर भारत दक्षिण भारत जैसा विकसित क्यों नहीं हो पाया? उत्तर भारत पर पश्चिमोत्तर दिशा से हमले होते रहे। इन हमलों के कारण बहुत से लोग राजगीर, शिल्पी, कारीगर आदि दक्षिण भारत में जाकर बस गए। उत्तर भारत हमलावरों की नीतियों, संस्कृति और परंपरा से अधिक प्रभावित होते रहे। प्रश्न नंबर 8 देखिए। विदेशी यहाँ लंबे समय तक शासन करने में सफल क्यों रहे?
प्यारे बच्चों, विदेशी हमलावरों ने जब भी भारत पर हमला किया, वे यहाँ आकर अपनी संस्कृति तथा परंपराओं तक ही सिमटकर न रह सके। उन्होंने जल्दी ही अपने आप को इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा में ढाल लिया, इसलिए वे लंबे समय तक शासक बने रहे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सामाजिक ढांचे और भारतीय दर्शन के बीच दिलचस्प बात क्या है? सामाजिक ढांचे और भारतीय दर्शन के बीच दिलचस्प बात यह है कि भारतीय सामाजिक ढांचा सामुदायिक था, जिसमें रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था, जबकि भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है। उसकी सारी संरचना व्यक्ति के विकास को लेकर है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, भारत में किन किन क्षेत्रों में समन्वय की भावना दिखाई पड़ती है? भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के बीच ही समन्वय किया गया। यह व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय का प्रयास किया गया। प्रश्न नंबर 11 देखिए, भारतीय रंगमंच का मूल उद्गम कहाँ मिलता है? उनकी शैली क्या थी? भारतीय रंगमंच का मूल उद्गम ऋग्वेद की ऋचाओं और संवादों में मिलता है। रामायण और महाभारत में भी नाटकों का उल्लेख मिलता है। इनकी शैली नाटकीय है। प्रश्न नंबर 12 है, यूरोप को भारतीय नाटकों की जानकारी कब हुई? प्यारे बच्चों, यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटकों की जानकारी कब हुई? यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटकों की जानकारी 1789 में हुई, जब कालिदास द्वारा रचित नाटक शकुंतला का विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। इस अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसका अनुवाद किया गया। प्रश्न नंबर 13 देखिए, भवभूति कौन थे? भवभूति संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे। वे 7वीं शताब्दी में नाट्य क्षेत्र के चमकते सितारे थे। कालिदास के बाद इनका ही स्थान है। भारत में भवभूति बहुत लोकप्रिय रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, संस्कृत भाषा अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, ऐसा क्यों कहा गया है? संस्कृत भाषा अत्यंत विकसित तथा अनेक तरह से अलंकृत है। इस भाषा ने प्रसार होने, संपन्न होने तथा अलंकृत होने पर भी अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ा। यह अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी भी है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, सर विलियम जोन्स ने संस्कृत के बारे में क्या कहा था? अपने शब्दों में लिखिए। प्यारे बच्चों, सर विलियम जोन्स ने 1784 में संस्कृत की प्रशंसा करते हुए कहा है, संस्कृत भाषा चाहे कितनी ही पुरानी हो, पर इसकी बनावट अद्भुत है। यह यूनानी भाषा से अधिक पूर्ण तथा लातीनी के मुकाबले उत्कृष्ट है। इसके अलावा यह दोनों भाषाओं से अधिक परिष्कृत है। देखने में इन तीनों भाषाओं में इतनी समानता है कि लगता है कि इनका स्रोत एक है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय उपनिवेशों का काल कब से कब तक माना जाता है? भारतीय उपनिवेशों का काल ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से शुरू होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है, अर्थात यह समय लगभग 1300 साल या इससे कुछ अधिक का है। प्रश्न नंबर 17 है, उपनिवेशों के इतिहास में भारत और चीन का प्रभाव कहां-कहां पड़ा?
उपनिवेशों के इतिहास में भारत का प्रभाव टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर अधिक था। यहाँ भारतीय धर्म और कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। चीन का प्रभाव महाद्वीप के देशों बर्मा, श्याम और हिंद चीन पर पड़ा। प्रश्न नंबर 18 है, इंडोनेशिया, जावा, बाली आदि ने भारतीय सभ्यता को किस प्रकार बनाए रखा है? प्यारे बच्चों, इंडोनेशिया का प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरा है। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू पर हिंदू धर्म अब भी प्रचलित है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया में किस तरह दिखाई देता है? दक्षिण पूर्वी एशिया में प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का प्रभाव अंगकोर तथा बोरोबुदुर की इमारतों और अद्भुत मंदिरों पर दिखाई देता है। जावा में बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों में उत्कीर्ण है। अनेक स्थानों पर विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं भी अंकित हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए, विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव के आधार पर भारतीय संगीत की विशेषताएं लिखिए। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव से ज्ञात होता है कि भारतीय और यूरोपीय संगीत में भिन्नता है। भारतीय संगीत बहुत विकसित था। इसने चीन और सुदूर पूर्व के अलावा एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया। प्रश्न नंबर 21 देखिए, प्राचीन भारतीय व्यापार की क्या स्थिति थी? प्राचीन भारतीय व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। अपने सामानों की गुणवत्ता के कारण बहुत से विदेशी बाजारों पर इसका नियंत्रण था। यह व्यापार पूर्वी समुद्री देशों से भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। प्रश्न नंबर 22, ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारतीयों का रसायन शास्त्र संबंधी ज्ञान कैसा है? प्यारे बच्चों, ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत का रसायन शास्त्र संबंधी ज्ञान बहुत अच्छा था। भारतीय लोहे और फौलाद की प्रशंसा अन्य देशों में की जाती थी। युद्ध का सामान बनाने के लिए यह उत्तम होता था। धातुओं से आसव और भस्म भी बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 23 देखिए, प्राचीन भारतीय गणित में प्रयुक्त अंक किस तरह बेजोड़ थे? प्यारे बच्चों, आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव भारत में पड़ी। काफी समय तक इसकी प्रगति बाधित रही, पर शून्यांक मिलने पर अंकों का महत्व व्यवहार में बढ़ गया। ये अंक चिन्ह दूसरे देशों में प्रयुक्त किए जाने वाले तमाम चिन्हों से भिन्न एवं बेजोड़ थे। प्रश्न नंबर 24 देखिए, ईस्वी के पहले 1000 वर्षों में विपरीत परिस्थितियों में भारत किस प्रकार विकास करता रहा? ईस्वी के पहले 1000 वर्षों में बाहरी हमलों के बीच भी भारत अपना विकास करता रहा। उसने चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से अपना संपर्क बढ़ाया। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होता रहा। गुप्त काल में भारत की खूब उन्नति हुई। प्रश्न नंबर 25 देखिए, हुणों के आक्रमण का प्राचीन भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? हुणों के आक्रमण का प्राचीन भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? प्यारे बच्चों, उत्तर पश्चिम दिशा से होने वाले हुणों के आक्रमण से भारत राजनैतिक एवं सैन्य दोनों दृष्टियों से कमजोर हो गया। उनके यहाँ बसने से लोगों में अंदरूनी परिवर्तन हुआ। उनके बर्बरतापूर्ण व्यवहार भारतीय आदर्शों से भिन्न थे। प्रश्न नंबर 26 देखिए, भारत की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसके कारण वह अपनी शक्ति एवं विकास पुनः पा सका। प्यारे बच्चों, भारत का हर क्षेत्र में भले ही ह्रास हो रहा था, पतन हो रहा था,
परंतु उसमें जीवन शक्ति, अद्भुत दृढ़ता, लचीलापन और अपने को प्रत्येक परिस्थिति में ढालने जैसी आधारभूत क्षमताएं बची हुई थी। फलस्वरूप वह नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठाकर शक्तिशाली बना तथा विकास करता रहा। प्यारे बच्चों, यह थे युगों का दौर नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, युगों का दौर नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।